20 जनवरी के दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे। उन्होंने शपथ ली और उनके शपथ लेते ही कुछ इतने बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। भारत पर भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव होने वाला है। 18,000 भारतीयों को अमेरिका से बाहर करने की तैयारी हो रही है। हमारे विदेश मंत्री भी शपथ ग्रहण में थे। भारत भी सहयोग के लिए तैयार हो गया है। एक तरफ इजराइल हमास का युद्ध है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध है। अगर भारत की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, तो वहीं पाकिस्तान और चीन से हमारी दुश्मनी जग जाहिर है। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, खासतौर से तब जब अमेरिका के पड़ोसी कनाडा के साथ भारत के संबंध इस वक्त सबसे खराब स्थिति में चल रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आने वाले कुछ महीनों में कितनी बड़ी हलचल देखने को मिलेगी और खासतौर से भारत पर इसका प्रभाव क्या होगा। खासतौर से भारतीय जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बार बार अमेरिका का रुख करते हैं, क्या वो आसानी से अमेरिका जा पाएंगे? क्या उन्हें वीजा मिल पाएगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जनतंत्र टीवी के लिए। सवाल की शुरुआत यहीं से है। 20 जनवरी का दिन डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठते हैं और एक धमकी के साथ बैठते हैं। कुछ दिनों पहले ही वो धमकी उन्होंने दे दी थी और यह कह दिया था कि मेरे कुर्सी पर बैठने से पहले 20 जनवरी से पहले इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो जाना चाहिए। जो बाइडेन के वक्त में एक सुपर पावर वाली इमेज अमेरिका की थी, उसका मजाक बन गया था जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी का महत्व क्या होता है, वो उन्होंने कुर्सी पर बैठने से पहले ही दिखा दिया और इजराइल हमास के बीच में सीज फायर होता है। यह शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की कैसी लगी आपको? देखिए, मैं कह रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इनॉग्रेशन के पहले ही प्रोग्राम बनाया था कि वो एक धमाकेदार एंट्री करेंगे, ठीक है। और इसके चलते उन्होंने कहा था कि मैं अपने दौर में शांति लाना चाहता हूं, मैं तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद करूंगा। मिडिल ईस्ट और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास, उसको तो उन्होंने बंद करा दिया, सीज फायर करा दिया। लेकिन जो दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जहां उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं जो है वहां पे सीज फायर करा दूंगा, रूस यूक्रेन, वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल केथ केलॉग को भेजा था कि वो जाके वहां पे बातचीत करें रूस के लोगों से और सीज फायर कराने की कोशिश करें। अब ये सीज फायर पुतिन ने मना कर दिया है, क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया था कि रूस का बड़ा भारी नुकसान हुआ है, जानी माली। CIA ने उनको फिगर्स दी थी कि कोई 1 मिलियन, 1 करोड़ कोई रूसी मारे जा चुके हैं, जबकि केवल कोई 70 लाख जो है वो ये मारे गए हैं आपके यूक्रेनियंस। और यूक्रेन का पलड़ा भारी है, और अगर आप सीज फायर के लिए उनको मौका देंगे तो वो फट से उसको पकड़ लेंगे और सीज फायर कर लेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि यथार्थ इससे बिल्कुल उलट है। रूस जमीनी लड़ाई में बिल्कुल हावी हो गया है। पेट्रोवस्क के केवल 1-1.5 किलोमीटर दूर रह गया है और सारे फ्रंट्स पे वो बढ़ रहा है। कुर्स्क में जब यूक्रेन ने हमला किया था, उसने कोई 65% जो इलाका है उसको खाली करा लिया है, उसको आज़ाद करा लिया है, और अब वो पूरा कुर्स्क का जो फोर्स है उसको दबोचने की कोशिश में लगा है। यूक्रेन टोकनिज्म करने के लिए, दुनिया भर की मीडिया लड़ाई जीतने के लिए वो ड्रोन से हमला कर रहा है। याद रहे, ड्रोन्स की जो एक्सप्लोजिव पावर है 20 से 30 kg होती है। जवाब में रशिया पलटवार कर रहा है इस्कंदर मिसाइल से, किंजहाल मिसाइल से और दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल से, जिनकी बारूदी क्षमता 500 से 700 किलो है। मतलब आप 10 गुना ज्यादा विस्फोटक वो उतार सकता है, उतार रहा है। सारा इनका जो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन को। जमीनी लड़ाई का तो अंत अब साफ दिख रहा है, हफ्तों की बात है।
लेकिन मैक्सिमम महीना। बख्शी साहब, ठीक मेरा है? सवाल ये था लेकिन नहीं, मैं एक, हाँ, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ हाँ, देखिए, तो मैं कह ये रहा था कि ये सीज फायर तो ये रशिया ने मना कर दिया है कि साहब जब तक हमको सीज फायर नहीं चाहिए, हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। जेलेंस्की जो है वो ही इज नॉट द अथॉरिटी, वो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो लेजिटिमेट सरकार नहीं है। हम लेजिटिमेट सरकार से ही बात करेंगे। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि बड़ा जोर लगाने के बाद हम लोग हावी हुए हैं, इस वक्त मैं एडवांटेज नहीं छोड़ना चाहता, मैं लड़ाई को खत्म करके छोड़ूंगा, उसके पहले सीज फायर नहीं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन सवाल यह था कि इजराइल हमास भी तो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, आज 2025 तक में भी उसे कोई खत्म तो करवा नहीं पाया था। इतने मानव अधिकारों के हनन के आरोप लगे, इजराइल को कितने दबाव झेलने पड़े कि अब आप इसे बंद कर दीजिए। हुआ क्या? इजराइल इसे रोकने के लिए तैयार थोड़ी ना हुआ, उल्टा उसने और अलग अलग मोर्चों पर जंग शुरू कर दी। लेकिन एक व्यक्ति का कहना और उसका मध्यस्थता करना डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी पर बैठने से ठीक पहले सीज फायर कैसे हो जाता है? जो आज तक की सारी कोशिशें फेल हो रही थी, वो अचानक से सफल कैसे हो जाती हैं? यह भी तो सवाल होगा। नहीं, सवाल है, उसका जवाब यह है कि ये इक्वेशन का फर्क है बाइडेन साहब का नेतन्याहू साहब के साथ और डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के साथ। डोनाल्ड ट्रंप बहुत भारी समर्थक हैं इजराइल के, और इजराइल ये जानता है। इसलिए जब उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपना कार्यकाल शांति के माहौल में शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे फेरबदल अपने देश में करने हैं। डीप स्टेट को मैं टेक ऑन करना चाहता हूं, नंबर 1। इकोनॉमी को मैं ठीक करना चाहता हूं, नंबर 2। और जो अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत काफी घट गई है, उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे शुरुआती दौर में शांति चाहिए, ताकि मैं अपने अंदर के जो मामले हैं उनको देख सकूं। और उनकी दोस्ती भी अच्छी है, पर्सनल इक्वेशन नेतन्याहू के साथ अच्छी है, और एकदम नेतन्याहू जो अभी तक जो बाइडेन को ठेंगा दिखा रहे थे, वो मान गए हैं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो इजराइल ने अचीव करने थे ग्राउंड पे, वो अचीव कर चुका है। हमास की कमर तोड़ दी है, हिजबुल्लाह का सत्यानाश कर दिया है, हूती को भी काफी हद तक दबा दिया है, और ईरान को भी बिल्कुल ही हिलाकर रख दिया है। उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं, अब जबरन लड़ने में उनका कोई फायदा नहीं। बात जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध की है, ऐसा माना जाता है कि अगर यूक्रेन को अगर अमेरिका या खासतौर से नेटो कंट्रीज वेपन्स, हथियार और पैसा न सप्लाई करें, तो यूक्रेन और रूस की जंग चल नहीं सकती, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो इतना पैसा है, ना इतनी आर्मी है, ना इतने वेपन है, ना इतनी स्ट्रैटेजी वो बना सकता है कि रूस से लड़ सके। अगर रूस यूक्रेन जंग चल रही है, तो उसमें नेटो कंट्रीज, खासतौर से अमेरिका का ही रोल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हथियार, पैसा, आर्मी की सहूलियत, मदद बंद करते हैं, तो रूस यूक्रेन युद्ध कितने दिन चल पाएगा? अरे साहब, रूस यूक्रेन युद्ध पहले 3 महीने में खत्म हो जाता, बिकॉज रूस ने तबाही कर दी थी, पूरी यूक्रेन की फौज को तबाह कर दिया था, उनकी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया था। लेकिन उस समय पर कोई 120 बिलियन डॉलर तो अमेरिका ने ही दिए हैं, और तकरीबन इसके 80 बिलियन डॉलर की रकम तो ये यहाँ नेटो कंट्रीज ने दी है, हथियार दिए हैं, और 3 बारी तकरीबन आप समझिए कि यूक्रेन की आर्मी खड़ी की गई है, और 3 बारी डिस्ट्रॉय कर दी गई है रशिया के द्वारा। ये लड़ाई चल रही है क्योंकि अमेरिका बैक कर रहा है, CIA बैक कर रही है, नेटो बैक कर रहे हैं, नहीं तो 2 दिन नहीं टिक पाए यूक्रेन। ठीक है, और इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि साहब जैसे ही मैं गद्दी में आऊंगा, मैं समझता हूं कि ये बेमायने का युद्ध है, ये बेकार की ब्लड लेटिंग हो रही है, और ये युद्ध शुरू होना नहीं चाहिए था, और मैं इसको बंद करा के छोड़ूंगा। यूक्रेन तो दबाव में आ गया है, लेकिन पुतिन जो है वो कह रहे हैं कि साहब मैं लड़ने को तैयार हूं, अभी भी मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरी जीभ बाहर नहीं आई है, और मैं तो जीत की कगार पे हूं। इस वक्त मैं सीज फायर क्यों एक्सेप्ट करूं इन सितु? वो 2-3 साल के बाद फिर ये आप इनको हथियार देंगे, ये हम पे चढ़ाएंगे।
ठीक है, तो जब अब मैं इसको खत्म करने के कागार पे हूं तो आई विल फिनिश दिस, ठीक है, और मेरे को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला था कि साहब हम सीज फायर कराएंगे और डीमिलिटराइज जोन बनाएंगे, डीमिलिटराइज जोन में हम यूरोप की फौजें लगाएंगे, नेटो की फौजें लगाएंगे। तो उसने कहा मेरी लड़ाई थी ही इसलिए कि नेटो यूक्रेन में ना आए। तो ये क्या नया तमाशा है कि आप यूक्रेन के अंदर नेटो की फौजें लगा देंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड लगा देंगे, मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो अपने राष्ट्र हितों की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अभी तक जो ब्रीफिंग सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को दी है वो ज्यादातर जो है मनगढ़ंत है, वो ज्यादातर अपना नैरेटिव पेडल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ग्राउंड रियलिटी से काफी हटकर हैं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि यूक्रेन की बस हो गई है। 2-2 लाख उनके सैनिक डिजर्ट कर गए हैं, मोर्चे छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है साहब। उनकी मैन पावर घटती जा रही है, एमुनेशन घटता जा रहा है, और अमेरिका और नेटो मिलकर भी सप्लाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं। ये तो हफ्तों की या 1 महीने की बात है और यूक्रेन का खेल खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि रूस इस वक्त क्यों रुके। लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ग्लोबल मीडिया की पूरी अटेंशन फिक्स थी डोनाल्ड ट्रंप की एजम्पशन ऑफ ऑफिस के ऊपर। एक एक शब्द पे ग्लोबल मीडिया लटका हुआ था कि अभी ये कहा, अभी ये कहा। और वो मीडिया के बहुत अच्छे मैनेजर हैं, वो परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और ज़्यादातर जो ग्लोबल मीडिया ने कवर किया, भारत में मीडिया ने कवर किया, वो इंटरनल इश्यूज अमेरिका पे ज़्यादा तवज्जो रही है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे मेक्सिको के बॉर्डर पे, अब अवैध जो है इन्फिल्ट्रेशन उसको बिल्कुल रोक देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो घुसपैठिए हैं और उनको उठा के पटक के बाहर करेंगे, ऑयल ड्रिलिंग फिर शुरू करेंगे कि वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की पूरी उससे उन्होंने अपने आप को हटा लिया है और WHO से भी हटा लिया है। तो ज़्यादातर तवज्जो इन बातों पे रही है। लेकिन एक बड़ी चीज दुनिया बिल्कुल जैसे ना अटेंशन स्किप कर गई। इस टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप 2.0, डोनाल्ड ट्रंप साहब के नए अवतार में वो ग्लोबलिज्म को खत्म करना चाहते हैं। और वो जो है एक अल्ट्रा नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म को वो दिखा रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि मैं कनाडा को 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बना के छोड़ूंगा। अपने त्रिदाऊ साहब जो ऊंचा कर रहे थे उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, अगर वो पैसे के दाम पे मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। और ये साहब इसलिए है कि वो जो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसको पुख्ता करना चाहते हैं, जैसे कि आयरन है इजराइल का, कि बिल्कुल लीक प्रूफ करना चाहते हैं। इसलिए उनको जो है ये पूरा उन्होंने नोरैड की डिफेंस लाइन लगाई थी, जो कनाडा में, अलास्का में। अब उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की थ्रेट है रूस से, चीन से। इन सब को रोकने के लिए उनको अपना ये मिसाइल डिफेंस पुख्ता करना है, ये उनका मेन मुद्दा है। इसलिए वो कह रहे हैं जो मेरे राष्ट्र हित सर्वोपरि हैं। अगर मेरे राष्ट्र हितों के लिए मुझे कनाडा को पकड़ना पड़े, मुझे ग्रीनलैंड को छीनना पड़े, तो मैं छीनने को तैयार हूं, पनामा कैनाल को पकड़ने को तैयार हूं। तो लोग कह रहे हैं कि साहब ग्लोबलिज्म का क्या हुआ, ग्लोबल ऑर्डर का क्या हुआ? जो कि अमेरिका कहा करता था, उसके डंके की चोट पे कहा करता था कि हम ग्लोबल पुलिसमैन हैं और ग्लोबल ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे, है कोई देश दूसरे पे हमला नहीं करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका खुद ही हमला करेगा ग्रीनलैंड पे, पनामा पे, कनाडा पे, तो फिर आप क्या कह सकते हैं रूस को अगर वो यूक्रेन को धर पकड़ ले। और बख्शी साहब, बड़ी चिंता की बात कई लोगों को लगी कि 18,000 भारतीयों को बाहर किया जा रहा है,
लेकिन पूरी खबर भी समझनी होगी कि यह अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे हुए भारतीय थे। हर भारतीय के लिए खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे विदेश मंत्री उनके शपथ ग्रहण में थे और विदेश मंत्री का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन 18,000 भारतीय बाहर तो होंगे, उन्हें भारत वापस तो आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप डुमकी रूट से जाएं, अवैध तरीके से जाएं, इलीगल एंट्री करें, तो पूरा अधिकार है उस देश को आपको बाहर करने के लिए। हमको भी जो अवैध बांग्लादेशी आए हुए हैं उनके प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए और बिल्कुल वही करना चाहिए जो अमेरिका कर रहा है अवैध लोगों के साथ। आपको जाना है, आप सही तरीके से जाएं, पासपोर्ट वीजा लेकर जाएं, आप वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर बन के जाएं, वो सही रास्ता है। उन लोगों की बहुत इज्जत है। जो इंडियंस हैं वो 30% ऑफ नासा इंडियन है, 30% ऑफ सिलिकॉन वैली टॉप हॉन्चो सारे इंडियन हैं, टॉप डॉक्टर्स मेडिकल स्पेशलिस्ट इंडियन है। इंडियंस की बहुत इज्जत है क्योंकि उनका शातिर दिमाग, बहुत तेज दिमाग है, मेहनत बहुत करते हैं। वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कम्युनिटीज है अमेरिका के अंदर। लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है टू जो कि सही रास्ते गए हैं वहां। अब आप डुमकी रूट बन के, गधे बन के जाना चाहें, वह बॉर्डर अवैध तरीके से पार करें, तो वो तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर अमेरिका एक्शन लेता है तो वो जायज है और आपको एक्सेप्ट करना होगा। और भारत ने बिल्कुल ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है कि हाँ, जो हमारे अवैध रूट से गए हम उनको वापस लेंगे। ये सही तरीका है। तरीका अगर बांग्लादेश के साथ भी हमको यही करना चाहिए। एक चिंता वीजा को लेकर सामने आई। थोड़े दिन पहले कनाडा के साथ हमारे संबंध खराब हुए और शायद वो इतिहास के अब तक के सबसे खराब दौर में भारत और कनाडा के संबंध पहुंच गए। और उसके बाद वहां से खबर आई कि भाई जो लोग वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, जो नौकरी के इरादे से वहां पर जाना चाहते थे, हो सकता है कि कनाडा वीजा देने में कुछ आनाकानी करे और वीजा लेने वालों की संख्या अचानक से घट भी गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बैठने से पहले और फिर इलॉन मस्क के जो स्टेटमेंट आए उससे भी ऐसा लगा कि H-1B वीजा पर कोई खतरा तो नहीं है। यहां से कोई पढ़ने जाना चाहता है, नौकरी करने के लिए, खासतौर से आईटी वाले कई सारे इंजीनियर वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। तो जो भारतीय लोगों का एक अमेरिका में बसने का सपना है, ये डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, इनका प्लान क्या है? क्या भारतीय उसी तरीके से अमेरिका जा पाएंगे जैसे पहले? देखिए, जहां तक इलॉन मस्क का सवाल है, वो तो कहते हैं मेरिट बेस्ड, कि भाई जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो योगदान दे सकते हैं अमेरिकन इकोनॉमी में, उनको तो लेना चाहिए, उनको लेने में उनका फायदा है। लेकिन मेरे को तो बड़ा दुख होता है साहब कि हमारा ऐसा तांता क्यों लगा रहता है। हमारे जो खासतर IIT के लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो तो सब लाइन लगाकर अमेरिका जाना चाहते हैं। भारत में जिसने इन्वेस्ट किया उनकी पढ़ाई में, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर यही अपने देश में ठहर जाएं, अपनी DRDO में काम करें, अपने और साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करें, प्राइवेट सेक्टर में काम करें, भारत कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो कुछ हद तक ये अंकुश ठीक भी है। ये भी बात है कि अभी तक ये बड़े एम्बेसडर्स ऑफ गुडविल थे, जो भारत के पढ़े लिखे नागरिक थे, जो इतना अच्छा कर रहे हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अब वहां पे ईर्ष्या भी हो रही है ना इनके बरखिलाफ। जो श्वेत लोग हैं वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग आएं और इतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनसे ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेके रखें। तो ये प्रॉब्लम्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा और ये बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं। अच्छा होगा कि हम अपने ही देश में नौकरी दिलाएं ऐसे होनहार युवकों को, पढ़े लिखे बच्चों को। एक चिंता भारत की खालिस्तान वाले एंगल से भी बहुत ज्यादा है, खासतौर से गुरपतवंत पन्नू, सिख फॉर जस्टिस, जिसके संगठन को भारत में बैन कर दिया गया है, आतंकवादी संगठन बताया गया है, पन्नू को भी आतंकी घोषित किया गया है। लेकिन कमाल की बात है साहब कि पन्नू हर रोज अपने YouTube पर, सोशल मीडिया पर भारत को धमकियां देता है, कभी अमेरिका में बैठकर, कभी कनाडा में बैठकर, कभी ब्रिटेन में बैठकर, और खुलकर धमकियां देता है कि मैं एयर इंडिया के प्लेन में ब्लास्ट कर दूंगा, मैं वर्ल्ड कप जहां पर हो रहा है उस स्टेडियम में ब्लास्ट कर दूंगा, मैं राम मंदिर पर अटैक कर दूंगा, मंदिरों के बाहर वो नारे लिखवा देता है, महाकुंभ में धमाके करवा दूंगा। ऐसा आदमी, इस पर कोई एक्शन नहीं होता, उल्टा भारत पर आरोप लगाए जाते हैं कि साहब इसे मारने की साजिश रची जा रही है।
ट्रंप के आने से कुछ बदलेगा क्या, ये खालिस्तान वाली धमकियां जो वहां बैठकर दी जा रही हैं? मेरा ख्याल बदलना चाहिए। देखिए, जो बाइडेन साहब की डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन थी, वो तो भारत से दुश्मनी की कगार पे आ गई थी। उन्होंने कहा था कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। आप रूस से पूरे रिश्ते नाते तोड़िए, वहां से पेट्रोल खरीदना, ऑयल खरीदना बंद करिए, गुना ज्यादा दामों पे हमसे लीजिए, आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है तो हमें कोई फिक्र नहीं। वो खालिस्तानियों की मदद कर रहे थे, वो पाकिस्तान की आईएसआई की मदद कर रहे थे कि गफलत करो कश्मीर में। पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया। उन्होंने हमको कहा था कि वो हमको GE-404 इंजन देंगे हमारे तेजस लड़ाकू जहाजों के लिए। पैसे खा लिए हमसे और मुकर गए साफ, ताकि हमारी एयरफोर्स कमजोर हो। तो साहब, अगर ये दोस्तों के लक्षण हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? इसी से परेशान होकर भारत ने भी फिर चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी कि ये तो साहब बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोल के, दोस्त बोल के, जफ्फी मार के ये तो हॉस्टाइल हो गए हैं। और क्योंकि वो रूस से दुश्मनी लेना चाहते थे। रूस के प्रति अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया था वो अलग था। ठीक है, वो मतलब काफी अच्छे रिश्ते थे उनके पुतिन के साथ। तो हमको उम्मीद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो बदलाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप, अपना जो बाइडेन के पहले जो 2 प्रेसिडेंट थे, उसमें पिवट टू एशिया की बात हो रही थी कि साहब एशिया में चीन जो है वो सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए और उससे डील करना चाहिए, तवज्जो एशिया की तरफ होनी चाहिए। लेकिन जब चचा बाइडेन आए तो उन्होंने पहले तो अफगानिस्तान से अपनी फौजें हटाई कि मेरे को लड़ना है रूस से, तो बंद करो ये लड़ाई। और बगैर सोचे समझे तैयारी किए वहां से फौजें हटा दी। पहले फौज हटाई, बाद में सिविलियन निकालने शुरू किए और जग हंसाई हुई उनकी पूरी दुनिया के सामने। ठीक है साहब। और फिर तो वो दांत भींच के यूक्रेन को प्रॉक्सी बना के, मोहरा बना के वो भिड़ गए रूस से। वो चाहते थे रूस को खत्म कर देना, रूस की इकोनॉमी को तबाह कर देना। ठीक है साहब। और रूस में तख्ता पलट कर देना। ये सब सपने रह गए, कुछ नहीं हुआ साहब। रूस की ताकत इकोनॉमिक आज बढ़ गई है। रूस हावी हो गया है मिलिट्री तौर पे यूक्रेन के ऊपर और 1-1.5 महीने में खत्म कर देगा, खलास कर देगा उसकी रही सही हेकड़ी। ठीक है साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को सोचना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो युद्ध लड़ना चाहते हैं यूक्रेन के लिए? वहां पे मैं नहीं समझता। मेरे अंदाज में वो शांति चाहते हैं। वो शांति के लिए अभी भी प्रयास करेंगे जहां तक हो सकता है। यूक्रेन पे तो उन्होंने नोकेल कसनी शुरू कर दी है। कितना इन्फ्लुएंस उनका होगा डोनाल्ड अपना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पे, वो देखने की बात है। बट इसके चलते भारत और अमेरिका के बीच में जो एक बड़ी पेचीदी जो रिश्ते खराब कर रही थी रूस, वो मामला थोड़ा बैकग्राउंड में जाएगा और उससे हमको उम्मीद है कि रिश्ते अच्छे होंगे। देखिए, जो उनकी कैबिनेट है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उसमें तुलसी गैबर्ड है जो हिंदू हैं, उसमें जो है आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइक वॉल्ट्ज, वो बड़े प्रो इंडियन और एंटी चाइना हैं। और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी वो भी एंटी चाइना हैं। और उनके जो बहुत सारे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो प्रो इंडिया लीनिंग्स हैं उनकी। ठीक है। आपने तो जो जिक्र किया उसमें एक छोटी सी बात यहां पर आती है कि जी सर, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, नहीं तो मेरा कहना यह है कि मेरी उम्मीद यह है कि रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ मर्क्यूरियल हैं। उनका कुछ कहा नहीं जाता कि कि कब उनका मूड बदल जाए। तो अनप्रिडिक्टेबल है थोड़े से, ये कैविएट लगानी होगी। लेकिन अंदाज ये है कि अगर उनको चीन से लड़ना चाहते हैं, चीन को मेन दुश्मन करार कर रहे हैं, रूस की वो लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, तो फिर उनके रिश्ते भारतवर्ष के साथ ठीक होने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर चीन से लड़ना है आपको भारतवर्ष और जापान की जरूरत है। एशिया में चीन की टक्कर के केवल ये 2 देश हैं। ठीक है।
तो अगर आप वाकई यू आर सीरियस अबाउट टेकिंग ऑन चाइना, कंटेनिंग चाइना, तो फिर आपको भारतवर्ष के साथ अच्छे रिश्ते बनाना एक अनिवार्य हो जाता है। एक कमाल का बैलेंस बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया दुनिया को, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बड़े बड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और दुनिया के देशों पर यह दबाव डाला कि साहब आप रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दीजिए, तब भी भारत ने अपना राष्ट्रहित ऊपर रखा। रूस से वो कच्चा तेल खरीदता रहा, अमेरिका को बताकर कि साहब ये कच्चा तेल यहीं से खरीदेंगे, सस्ता मिल रहा है, यही भारत के लिए अच्छा है। S-400 डिफेंस डील भी कर ली। यानी जो जो अमेरिका को पसंद नहीं था लेकिन भारत के हित में था, भारत ने वो किया और कोई दबाव में भारत आया नहीं। अमेरिका के साथ भी व्यापार चलता रहा, रूस के साथ भी व्यापार चलता रहा, अमेरिका जो चाहे कहे, लेकिन भारत ने वो किया जो भारत के लिए जरूरी था, यानी कि बैलेंस बनाकर रखा। अब ट्रंप के आने के बाद इस बैलेंस को बनाना आसान होगा, मुश्किल होगा, या पहले के मुकाबले चीजें बहुत ज्यादा बदलेंगी? देखिए साहब, मैं एक चीज साफ कर दूं, भारत ने बिल्कुल अपने राष्ट्र हितों पे चले। अगर हमको रूस से सस्ता तेल मिल रहा था जो हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद था, तो हमने कोई जरूरत नहीं समझी कि हम अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी तबाह कर लें कि या मेरे आका आप खुश रहें, हम अपनी इकोनॉमी में चोट खा लेंगे। क्यों खाएं चोट साहब? हम हमारे रूस से अच्छे रिश्ते रहे हैं। रूस हैज बीन अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। आपके रिश्ते खराब हैं रूस से, तो आप सुधारिए। इसमें हमें क्यों बोल रहे हैं कि हमने कुट्टी की तुम भी कुट्टी करो? ये क्या बचपना है? और अगर हमको, भाई आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी तबाह कर लो हमको खुश करने के लिए, तो हम नहीं कर सकते। हमने तो बिल्कुल उस वक्त दे दिया था। पहले तो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया, जैसे कि आप बता रहे हैं, उन्होंने S-400 पे भी काटसा का वेवर दे दिया था। लेकिन जो बाइडेन के अंतिम चरण में वो तो दुश्मनाई पे आ गए थे। जो बाइडेन ने कह दिया था देयर इज नो न्यूट्रलिटी, यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। और मैंने बताया कि भारत के बरखिलाफ उन्होंने तो मुहिम छेड़ दी थी। तभी गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे 2 टके के टेररिस्ट भारत को आंखें दिखा रहे थे वहां बैठ के, और संरक्षण मिल रहा था, क्योंकि बाइडेन साहब की डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन ये चाहती थी। ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स भारत की तरफ उनका रवैया अच्छा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो और मोदी जी के बहुत अच्छे रिश्ते थे। अब एक छोटी सी दरार आई है जिसके चलते उन्होंने मोदी जी को इनवाइट नहीं किया अपनी स्वेरिंग इन पे, लेकिन उन्होंने जयशंकर साहब को बुलाया, मतलब ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन तो हो गई। लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब मोदी जी अमेरिका गए थे और वो बाइडेन से मिले थे, कहा जा रहा है कि उस वक्त जो हमारा वहाँ डिप्लोमेटिक मिशन थी, उन्होंने कहा कि साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के आसार बहुत कम हैं, मोहतरमा अपना कमाला हैरिस इलेक्शन जीत जाएंगी, तो अच्छा नहीं होगा कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप से मिलें, क्योंकि ये लोग बहुत खुंदस में पहले से हैं और खुंदस खा जाएंगे। तो इसके चलते, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी इज माय फ्रेंड, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अफसोस उस वक्त उन्होंने वो उनसे नहीं मिले। तो लगता है कि ये चीज़ थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब को चुभ गई है और इसलिए उन्होंने बड़ा पॉइंटेडली उनको नहीं बुलाया है। बट ये माइनर हिकअप है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ज़्यादा प्राथमिकता है राष्ट्र हित। क्या दोनों के राष्ट्र हितों में समन्वय है? अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब सीरियस है, चीन मेरा मुख्य शत्रु है, चीन मेरी मेन थ्रेट है, तो फिर उनके पास चारा नहीं कि वो सिवाय भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते रखें। कॉम्प्लिकेशन अब एक और चीज आ रही है साहब, जो आजकल उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स ने बीच में बात की थी डी डॉलराइजेशन की। ब्रिक्स ने बात की थी कि हम आपस में अपनी करेंसीज में ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन साहब की सरकार तो पगला सी गई थी। वो तो जिस पे चाहे दुनिया के 1/3 देशों पे तो सैंक्शन लगा रखी है साहब। रूस के जो पैसे थे, डॉलर थे, $600 बिलियन उनके बैंक्स में, उनमें जो $300 बिलियन थे वो तो हड़प कर गए साहब।
अब साहब अगर ऐसे आप मनमानी करेंगे तो एक अर्थव्यवस्था दुनिया की कैसे चलेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत घबरा गए हैं इससे। उनको लग रहा है कि जो डॉलर की प्राथमिकता है, ग्लोबल करेंसी, उसको अंडरकट करने की कोशिश की है, तो वो तो बहुत धमकियां दे रहे हैं कि मैं सारे ब्रिक्स नेशन को, मतलब उनका अभी कुछ साफ रवैया समझ नहीं आ रहा, आते आते क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इस वक्त कुछ ज्यादा धमकाने वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं ट्रंप साहब। फिर भी हाँ, वो हर किसी को धमका रहे हैं। वो चौतरफा उनके आक्रामक रुख है, क्योंकि देखिए वो एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने नेगोशिएट करना है तो हम पहले से हावी हो जाए, मैक्सिमल पोजीशन अडॉप्ट करें और वहां से फिर नेगोशिएशन होके कुछ कम पे आ सकते हैं। ये उनका ट्रेडिशनल शैली रही है, कार्यशैली रही है। लेकिन फिर भी उनका भारत के प्रति उनका रवैया अच्छा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से तो 1000 गुना बेहतर होगा, सॉरी माफ कीजिए, बाइडेन साहब से, जो बाइडेन से तो डेमोक्रेट से तो 1000 गुना अच्छा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का रवैया। एक पाकिस्तान के एंगल पर बातचीत बहुत जरूरी है। अक्सर भारत में हम खुश हो जाते हैं जब अमेरिकी सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी बस इतना कह दे कि हम पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया तो हम उस पर एक्शन लेंगे, हम आर्थिक मदद बंद कर देंगे, हम दुनिया से उसे काट देंगे। जब ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है भारत खुश हो जाता है। लेकिन हमने देखा होता कुछ नहीं है। पाकिस्तान को जो आतंक फैलाना है वो फैलाता है, और पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में होने वाले एनकाउंटर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और यह चिंता की बात है। नहीं, बिल्कुल चिंता की बात है ये। लेकिन फिर मैं जोड़ूंगा, ये सब कब हुआ? जो बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी चरम में, ठीक है, जबकि वो भारत के खिलाफ बहुत गुस्से में आ गए थे, पगला से गए थे, और जितना नुकसान हो सकता है भारत को करने की कोशिश कर रहे थे। वो डराने की कोशिश कर रहे थे कि तुम रूस से रिश्ते नाते तोड़ लो, तेल खरीदना बंद करो, हथियार लेना बंद करो, और अपनी इकोनॉमी तबाह करो हमें खुश करने के लिए। जैसे यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो गई है अमेरिकन को खुश करने में, फ्रांस की इकोनॉमी, जर्मनी की इकोनॉमी, इंग्लैंड की इकोनॉमी, सब भट्टा बैठ गया है इनका, क्योंकि ये अमेरिका के बड़े पीछे लग्गू बन रहे थे यूक्रेन युद्ध को लेकर। ठीक है साहब, अब जो है हमको ये देखना है कि क्या ये पाकिस्तान के प्रति रवैया, बांग्लादेश के प्रति रवैया, क्या ये कांस्टेंट रहेगा? मेरा ख्याल तो बदलाव आएगा, काफी बदलाव आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान दो आंख नहीं बाता। उनके पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ बनाया है, 3 बिलियन डॉलर हमसे खा गए हैं और तालिबान की मदद कर रहे हैं। 2 टाइमिंग देश है ये, दोगला देश है ये, और इसलिए उन्होंने काफी दर्जे, जब तक उनको जरूरत थी वो चुप रहे। लेकिन जैसे ही तालिबान से उनका समझौता हो गया, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे अलग किया जैसे दूध से मक्खी। ठीक है साहब, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमेशा से रहा है। लेकिन जो बाइडेन की सरकार के जो डेमोक्रेट्स थे, जब वहां पे आंखें दिखाई इमरान खान ने, तो उन्होंने अपने फौज में जो उनके चमचे हैं पाकिस्तान की फौज में, उनका इस्तेमाल करके इमरान खान का तख्ता पलट कराया। और फिर जो पाकिस्तान के फौजी बड़े खुश हुए, क्योंकि उनके सारे बेटे, लड़कियां, लड़के जो हैं वो अमेरिका में पढ़ते हैं या लंदन में पढ़ते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग यहाँ जाके अच्छे आलीशान मकानों में रहते हैं। उनको काफ़ी दबा के रखा है CIA ने। तो उन्होंने, CIA ने फिर उनको मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि साहब हमें भारत तंग कर रहा है, हमें कश्मीर में हम फिर जिहाद शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने, जो बाइडेन ने कहा बिस्मिल्लाह करिए, और जैसे उसके बाद उन्होंने तख्ता पलटा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस को पैराशूट किया। क्यों साहब? मोहम्मद यूनिस ने जब हिलरी क्लिंटन जो अपना डोनाल्ड ट्रंप के बरखिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, $6 मिलियन दिए थे इसने अपनी ग्रामीण बैंक से, जो गरीबों के लिए बनाई गई थी बांग्लादेश के, बिल्कुल माइक्रो फाइनेंस के, वहां से पैसे निकाल के इसने $6 लाख दिए थे इनको, हिलरी क्लिंटन को।
किससे लड़ने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप की याददाश्त बहुत तेज है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि वो ये भूल गया है तो वो नहीं भूला, और शक्ल लटकी हुई है मोहम्मद यूनुस की कि साहब क्या होगा, अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। वो तो जानता है कि मैंने हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेट्स की मदद की थी, वो बदला लेगा साहब, जरूर लेगा। इनको औकात दिखा देगा, और इनकी औकात दिखाने के लिए तो उसको सिर्फ दूसरी तरफ देखना है। भारतवर्ष ही काफी है, अराकान नेशनल आर्मी ही काफी है बांग्लादेश की बिगड़ी खत्म करने के लिए। जो ऊल जलूल अनाप शनाप बक रहे हैं कि हम बिहार पे कब्जा करेंगे, वेस्ट बंगाल करेंगे, उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, हम क्या कहते हैं वो भारत के खिलाफ जिहाद करेंगे। अरे तुम अपनी जान बचा लो, अपना मुल्क बचा लो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े तुम हो जाओगे। तो कई फ्रंट पर भारत के लिए अच्छी खबर आ सकती है। कुछ फैसले ऐसे भी होंगे जिसमें भारत को थोड़ा ज्यादा सतर्क और सावधान भी रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आपने समय दिया और इतनी आसानी से यह समझाया कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद दुनिया भर में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, भारत पर इसका असर क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।